हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे दैट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ अल्टरनेटिव करंट, वोल्टेज एंड करंट, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो हम देखते हैं। अब हम निकालेंगे 3 सर्किट हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, कैपेसिटर हम पढ़ चुके हैं, इंडक्टर हम हाल फिलहाल पढ़े हैं, और रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े ही हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सबको अलग अलग, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट एंड इंडक्टिव सर्किट। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक दैट इज प्योरली, या सिंपल भी कह सकते हैं, सिंपल रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट। अब हम इसमें देखेंगे क्या, वो रेजिस्टिव सर्किट होगा, और रेजिस्टिव सर्किट में हम देखेंगे कि उसमें करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशन क्या है। सो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द करंट, आरएमएस करंट एंड आरएमएस वोल्टेज रिलेशन। फेज क्या चेंज है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, और अगर अलग अलग होगा तो कितना अलग अलग होगा। तो ये हम देखते हैं। मूव ऑन द मेन टॉपिक। दिस इज द कोर ऑफ द चैप्टर अल्टरनेटिव करंट, एसी। अल्टरनेटिव करंट का समझिए कि ये कोर है। दिस इज द कोर ऑफ अल्टरनेटिव करंट। हर जगह यही फॉर्मूला लगेगा। हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखते हैं एक एक करके। पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टिव देखेंगे, फिर कैपेसिटिव देखेंगे, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे तीनों का कॉम्बिनेशन, LRC सर्किट उसको नाम देते हैं। तो ये कौन सा सर्किट है, सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट। तो ध्यान से देखिए, सिर्फ रेजिस्टेंस लगाएंगे इसमें। ये देखिए रेजिस्टेंस है, इसको हम एक एसी सोर्स से जोड़ेंगे। एसी सोर्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें डायरेक्शन के साथ साथ वैल्यू भी हमेशा टाइम का फंक्शन होता है। इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस पे जो आएगा ई नोट साइन ओमेगा टी। याद रखिए, जब भी आपको, ये आपका है, इसको कहते हैं ई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुके हैं कि रूट मीन स्क्वायर होता क्या है। रूट मीन स्क्वायर एक रिलेशन हम बताए थे कि आर एम एस इज इक्वल टू द ई बाय रूट टू। ये रिलेशन हर जगह लगता है। नॉट इवन वोल्टेज, इट्स ऑल्सो अप्लाइड फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो ध्यान से देखिए, आर एम एस डेट इज ई नोट बाय रूट टू। और यहाँ पे हम देखेंगे, एक और देखेंगे टॉपिक, इसमें देखिए करंट में भी आरएमएस होता है। क्योंकि ध्यान से देखिए, जब एसी सोर्स से आप जोड़ते हैं, दिस इज एसी सोर्स, एसी सोर्स, तो एसी सोर्स में होता क्या है, करंट टाइम का फंक्शन होता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, करंट टाइम का फंक्शन होता है, वोल्टेज टाइम का फंक्शन होता है। तो इसमें कुछ भी मतलब कांस्टेंट नहीं होता, यानी हमेशा वेरी करता है। इसीलिए जब वेरी करता है तो उसके लिए हम आरएमएस, थोड़ा सा हम देख लेते हैं आरएमएस का मतलब क्या होता है। जैसे ई आर एम एस का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप देखें एसी सोर्स, एसी सोर्स में फ्रीक्वेंसी और उसका वोल्टेज हर हमेशा बदलते रहता है। तो जब हर हमेशा बदलते रहता है तो हमको कोई ना कोई तो वोल्टेज लेना ही होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका अगर हर हमेशा इसका मतलब करंट का वैल्यू और वोल्टेज का वैल्यू टाइम का फंक्शन है, यानी कि हर टाइम में ये बदलते रहता है, फ्लक्चुएट करते रहता है। तो हमको कोई ना कोई तो बताना पड़ेगा कि इसका क्या वैल्यू है। जैसे कि हम बताते हैं, इन इंडिया
इसका जो एसी सोर्स जो होता है उसका हो जाता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। एज यू नो डेट अलग अलग देश में अलग अलग होता है, तो ये हम रखते हैं। तो ये कैसे आया, 220 वोल्ट आया कैसे? क्योंकि ये तो टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ ये बदलते रहता है, लेकिन ये 220 वोल्ट आया कहाँ से, 50 हर्ट्ज आया कहाँ से? तो ये हम जब भी निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं RMS, इसको कहते हैं RMS। जैसे कि बहुत सारा डेटा होता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर मीन रूट। तो पहले क्या करें, इसको रूट के अंदर रखें, स्क्वायर करें। समझिए कि बहुत सारे अलग अलग वैल्यू पे E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, मतलब अलग अलग वैल्यू आ रहा है क्योंकि ये फ्लक्चुएट कर रहा है। एसी सोर्स में याद रखिएगा हाफ टाइम पीरियड में डायरेक्शन चेंज करता है। हाफ टाइम पीरियड के बाद इसका डायरेक्शन और वैल्यू हमेशा चेंज करता है। डायरेक्शन इसके अगर 2 पाई है ना, तो पाई टाइम पीरियड में डायरेक्शन कुछ और होगा और अगले पाई में डायरेक्शन जो होगा वो कुछ और होगा। तो ध्यान से देखिए, तो इसके अलग अलग, ये टाइम का फंक्शन है, यानी टाइम बदलेगा तो इसका वैल्यू चेंज करेगा। तो जब वैल्यू चेंज करेगा, और इसको एक नाम देते हैं, दैट इज पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज का मतलब है कि ये, इसको बगल में लिख लीजिए मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज मतलब मैक्सिमम कितना वोल्टेज हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं पीक वोल्टेज। और ये हुआ आरएमएस। आरएमएस कैसे निकालते हैं, बहुत सारा डेटा होता है, समझिए कि इस टाइप से बहुत सारा डेटा है, अलग अलग टाइम पे हम निकालें। E3 अप टू सो ऑन एंड गोज टू EN का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें कितना ऑब्जर्वेशन है 1 से लेके n तक, तो n से डिवाइड कर दीजिए। ये आ गया, देखिए स्क्वायर किए, उसका क्या निकाले, फिर मीन निकालें, इसीलिए इसको कहते हैं RMS। स्क्वायर फिर मीन, फिर उसके ऊपर क्या किए, रूट ओवर किए। तो रूट मीन मतलब इसका देखिए, इसको कहिए स्क्वायर मीन रूट, ये भी पढ़ सकते हैं, इसको RMS भी पढ़िए। देखिए रूट स्क्वायर मीन, तो RMS इसको कहते हैं। तो ऐसे ही करंट के लिए होता है एज ए सेम एज, जैसे कि वोल्टेज के लिए है तो करंट के लिए भी ऐसा ही होता है। तो उसमें भी हम ये जो हम निकालते हैं तो वो हो जाता है, अगर इसमें करंट कुछ बह रहा है, इसको अगर I करंट इस सर्किट में बह रहा है, तो ध्यान से देखिए, ये I कुछ इस तरीके का होता है। तो I जो होता है यहाँ पे, ये RMS होता है। तो IRMS का मतलब होता है I0 बाय √2, कुछ ये वैल्यू आएगा। अब ध्यान से देखिए, वैल्यू हमको RMS पे हम चर्चा कर लिए, वैसे ये जरूरत नहीं था, फिर भी जो जो पॉइंट, अगर कोई टर्मिनोलॉजी नया नया आएगा तो उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये हुआ RMS वोल्टेज, क्योंकि इसका जब भी हम देखते हैं कि वोल्टेज हमेशा टाइम का फंक्शन होता है, वो ये टाइम का फंक्शन होता है, टाइम के साथ बदलता है, तो इसीलिए हम इसका एक वैल्यू तो हमको लेना ही लेना है। तो वो वैल्यू हम क्या लेते हैं, उस वैल्यू का नाम है RMS। मतलब क्या हुआ, रूट मीन स्क्वायर, RMS। तो ये आपका हुआ RMS वोल्टेज। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, इस सर्किट में, ये प्योरली जो रेजिस्टिव सर्किट है, इसमें वोल्टेज और करंट के डायरेक्शन को हम देखते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन होगा कि सेम डायरेक्शन होगा, और अलग होगा तो कितना अलग होगा, पूरा हम देखते हैं। तब लिखेंगे let be a resistive circuit of resistance capital R electric
करंट आई, इलेक्ट्रिक करंट आई है, लेट ए रेजिस्टेंस कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक करंट आई, इसके अंदर लिख देते हैं RMS, क्योंकि ये जो करंट बहेगा इसमें, क्योंकि करंट जो है टाइम का फंक्शन है, टाइम के अनुसार हमेशा बदलते रहेगा, तो बदलेगा तो उसको, इसका देखिए डायरेक्शन ही हमेशा, इसीलिए इसका नाम होता है AC और DC। AC का मतलब अल्टरनेटिव करंट और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन चेंज होता है। एंड AC इज मोर कॉन्वीनियंट, एंड कॉन्वीनियंट भी होता है और अफोर्डेबल होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मोर कॉन्वीनियंट, और इसका डायरेक्शन बहुत बदलता है, मतलब हमेशा बदलते रहता है। और वो डायरेक्ट करंट का क्या है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट होता है। और दूसरा, इसको आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, तो इस इट इज़ अ कॉन्वीनियंट। आगे हम ये देखेंगे AC और DC में, और ये मतलब फ़र्क। और डायरेक्ट करंट जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, इट इज, लेकिन AC जो करंट होता है वो उतना डेंजरस नहीं होता है रिलेटिवली, कंपैरेटिवली विथ DC। वो हम आगे देखेंगे, ये कभी कभी बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है। लेट बी द रेजिस्टिव सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस R एंड इलेक्ट्रिक करंट R is connected with AC source, connected with AC source। अब AC सोर्स का ये आप हमेशा याद रखेंगे, एक बार हम बता दिए 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी होता है, कुछ इस टाइप से। अब हमको क्या नहीं है, टू फाइंड द रिलेशन between ये between है, to find the relation between current and voltage, to relation between the current and voltage। अब हमको क्या निकालना है, करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशन, एंड फेज डिफरेंस between them। और क्या निकालना है, पहले तो हमको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, रिलेशन के बाद हमको फेज डिफरेंस निकालना है। तो जैसा कि आपको दिया गया है, अब हमको ये करना क्या है, अब हमको रिलेशन निकालना है, किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम, और दूसरे के उसके बीच में फेज डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप AC पढ़ते हैं तो आपको फेज डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो कहें कि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, AC का बहुत ही कोर, दिस इज द कोर ऑफ द AC चैप्टर, अल्टरनेटिव करंट। अब ध्यान से देखते हैं, हमको रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। और वोल्टेज का रिलेशन आपको पहले से पता है क्या है, E नोट ERMS दैट इज इक्वल टू ERMS क्या है, E नोट साइन ओमेगा टी। ये आपका है रिलेशन, E नोट साइन ओमेगा टी, E नोट साइन ओमेगा टी। अब आपको क्या करना है, जैसा कि अगर इसका हम ग्राफ देखें तो ग्राफ नोटेड, इसका जब अगर हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ जो है साइनोसाइडली बन रहा है, इस वोल्टेज का ग्राफ। तो अब हमको क्या निकालना, वोल्टेज का तो हमको पता है, लेकिन हमको निकालना क्या, करंट का। उसके बाद हम रिलेशन देखेंगे, दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, और रिलेशन के बाद हम क्या देखेंगे, फेज डिफरेंस। तो जब भी हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो फेज डिफरेंस हम ये एसएचएम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम फेज देखते हैं कि दोनों का फेज क्या है। तो
अब देखिए दोनों के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड द वोल्टेज इन दिस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब जैसा कि आपको दिया हुआ है ERMS इक्वल टू द E नोट साइन ओमेगा टी। अब एक बार हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। जैसा कि हम ग्राफ का लेक्चर हम पीछे ले चुके हैं तो आगे हम ज़्यादा लेंगे नहीं। ये टाइम का फंक्शन है। अब अगर इधर हम क्या निकालें, इधर ERMS, इधर वोल्टेज है, इधर टाइम है, तो इसका अगर फंक्शन आप बनाइए तो कुछ ऐसा आएगा। साइन का फंक्शन है तो कुछ यू टाइप से आएगा। मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम तब जाएगा, और मिनिमम कब जाएगा, मैक्सिमम जाएगा E नोट, और मिनिमम क्या जाएगा माइनस E नोट। ध्यान से देखिए, तो इसी के बीच में इसका जो ग्राफ है हमेशा साइनोसाइडली, द ग्राफ ऑफ दिस वोल्टेज इज साइनोसाइडली। ये हम साइन का, कॉस का, टेन का, सारा का ग्राफ बता दिए। तो फिजिक्स जो है इसमें हम पहले इसका ग्राफ बताएं। ग्राफ क्या है, साइनोसाइडली है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रिलेशन। सो जैसा कि आपको पता है, हमको IRMS, इसका करंट क्या है, ERMS, इसका हमको रिलेशन चाहिए। आपको पता है V बराबर IR होता है, वो हम हमेशा यूज करते हैं। ओम्स लॉ से हम वहां से लाए हैं V बराबर IR। तो इस केस में V तो नहीं होगा क्योंकि V यहाँ कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। जैसा कि V बराबर IR ये हम पहले पढ़ते हैं बाय ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में V नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं है। इस AC सोर्स से जब हम जोड़ते हैं तो ये वैल्यू नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू हमेशा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V के जगह पे हो जाएगा ERMS, यहाँ I के जगह पे हो जाएगा IRMS, और R का R ही रहेगा। R क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से देखिए, ये ओम्स लॉ से हम V बराबर IR बाय ओम्स लॉ। अब ध्यान से देखिए, ERMS का वैल्यू आपको है वहां पे। सो जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। E नोट साइन ओमेगा टी, तो यहां से आ जाएगा IRMS एंड कैपिटल R। अब ध्यान से देखिए, IRMS का वैल्यू आएगा, ये इधर हम बुला लेते हैं इसको, E नोट बाय R साइन ओमेगा टी बराबर, साइन ओमेगा टी बराबर IRMS। अब ध्यान से देखिए, E नोट बाय R को हम क्या लिख सकते हैं, E नोट क्या है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, पीक करंट डिवाइडेड बाय R। V बराबर IR, यहाँ से बाय ओम्स लॉ से आप ध्यान से देखिए, V बाय R अगर है तो ये इधर जाएगा, और अगर V जो है पीक करंट है तो ये क्या हो जाएगा, I नोट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, V बाय R बराबर, यहाँ से I आ जाएगा, यहाँ से आप ध्यान से इस रिलेशन से, ओम्स लॉ से आप देख सकते हैं, ये I नोट होगा। क्यों, I नोट क्या है, जब E नोट पीक वोल्टेज है तो I नोट क्या हो जाएगा, I नोट हो जाएगा आपका पीक करंट IRMS। तो यहां से आपका क्या आएगा, I नोट क्या है, पीक करंट। तो अब आ गया हमारा दूसरा रिलेशन। अब इक्वेशन पहले से था एक ये, अब आपका दूसरा इक्वेशन आ गया यहां से। क्या आया, IRMS इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। अब ये रिजल्ट आया। अब ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको यही चाहिए था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज इन दिस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब ध्यान से देखिए, वही रिलेशन है जो इसका रिलेशन है ERMS का, ये भी एकदम सेम रिजल्ट है।
तो ध्यान से देखिए, अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो रिजल्ट, अगर इक्वेशन सेम है तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से, ये किसका हम बनाए थे ग्राफ, ये हम ग्राफ बनाए थे, तो इस तरीके से इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे। किसका, इस बार हम करंट का बनाएंगे। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे रखिए, टाइम एक्स एक्सिस पे, और ये IRMS ये हमेशा वाई एक्सिस पे है। अब इसका हम जब रिलेशन बनाते हैं तो ये भी साइनोसाइडली बनता है, कुछ ऐसा बनेगा। मैक्सिमम कहाँ जाएगा, मैक्सिमम बनेगा आई नोट। आई नोट क्या है यहाँ पे, पीक करंट, पीक करंट। मिनिमम क्या जाएगा, माइनस आई नोट। वो जब ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे जाता है तो निगेटिव हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा मिनिमम, दैट इज माइनस आई नोट। तो इस तरीके से अगर हम क्या निकालें, फेज डिफरेंस। जैसा कि ग्राफ ये आपको वोल्टेज का ये है और ये आपको दिख रहा है करंट का, तो अगर दोनों का फेज डिफरेंस, दोनों को हम रख देते तो दोनों क्या करेगा, दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि दोनों का जो, हम ध्यान से देखिए, डायरेक्शन है वो सेम ही है। तो जब सेम है तो एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेगा, और अगर कोइंसाइड कर लेगा तो क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज, ये कंसीडर होना चाहिए। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों का ग्राफ सेम है, तो आपको फिगर से भी दिख रहा है, बाकी तो इक्वेशन हम निकाल के ही दिए। तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट will be 0। मतलब दोनों के बीच, अगर ध्यान से देखिए, फेज डिफरेंस हम देखें तो फेज डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। फेज डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो ध्यान से देखिए, दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा, ये भी कुछ इस तरीके से फ्लक्चुएट करेंगे, ये भी कुछ इस तरीके से, यानी दोनों एक दूसरे पे, ये ग्राफ इस पे या ये ग्राफ इस पे, दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, तो फेज डिफरेंस 0 होगा। और ध्यान से देखिए, दोनों का रिलेशन, एक ये रिलेशन आया और एक ये रिलेशन, तो इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एसी में दिस इज द कोर ऑफ एसी चैप्टर, कि हमको ये देखना है कि सारा का डायरेक्शन क्या क्या है, डायरेक्शन सेम है, अलग अलग है, फेज डिफरेंस अलग अलग आता। तो ध्यान से देखिए, एक एक्स एक्सिस पे होता, दूसरा वाई एक्सिस पे होता, वो हम आगे देखेंगे। ये हम बात किए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। हम इतना देर में हम बस इतना ही सीखे हैं कि दोनों का अलग अलग रिलेशन आता है और दोनों का रिलेशन इंपॉर्टेंट है। आरएमएस रिजल्ट आता है, आरएमएस क्या होता है वो हम पहले बता चुके हैं, आरएमएस का वैल्यू क्या होता है वो हम यहाँ लिख चुके हैं, और उस पर हम पूरा चर्चा की। और फेज डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट ये है इसका ग्राफ और इसका ग्राफ। आप ध्यान से देखिए, ये इस पे कोइंसाइड कर जाएगा, ये इस पे कोइंसाइड कर जाएगा, और बाकी रिलेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा रेजिस्टिव सर्किट। आगे हम देखते हैं कैपेसिटिव सर्किट। ध्यान से पूरा लिख लीजिए, नीचे वाला इम्पोर्टेंट जो स्टार लगा के रखे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ग्राफ दोनों का दिख रहा होगा, आई होप। आइए देखते हैं कैपेसिटिव सर्किट। इसका हेडिंग है एन एसी सर्किट
an AC circuit containing only one capacitive circuit. Only one capacitor. Only one capacitor. अब ध्यान से देखिए, जैसा कि रेजिस्टिव सर्किट हम देख चुके थे, अब हम देखते हैं कैपेसिटिव सर्किट। तो हम कैपेसिटर यूज करेंगे, उस पर कुछ चार्ज होगा, कैपेसिटेंस उसका C होगा, और उसको हम क्या करेंगे, AC सोर्स से जोड़ेंगे, या इसको ये भी समझ सकते हैं सिंपल कैपेसिटिव सर्किट। अब ध्यान दीजिए, सिंपल कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटेंस इसका क्या है, C है। अब अगर करंट इसमें फ्लो हुआ I, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है करंट और वोल्टेज में रिलेशन। तो फिर से एट द सेम, let be a capacitive circuit of capacitance C। इसको लिख लीजिए AC सोर्स, एंड कैपेसिटिव सर्किट ऑफ कैपेसिटेंस C। अब ये समझ लीजिए कि इस पे कुछ चार्ज होगा, लेट्स चार्ज Q। अब इस पे Q है तो दूसरे पे क्या हो जाएगा, -Q। एक पे Q है तो दूसरे पे -Q। अब let be a capacitive circuit of capacitance C charge of capacitor, charge containing capacitor, charge containing capacitor Q। ये Q चार्ज इस पे है, एंड इसका चार्ज Q है, और इसमें करंट कितना है, I। करंट in this circuit, that is I। इसको क्या बोलते हैं, IRMS। connected with AC सोर्स के साथ इसको कनेक्ट किए। सो क्या निकालना है, टू फाइंड द relation between
to find the relation between current and voltage in purely capacitive circuit, and relation or and phase difference between current and voltage, ये अब आपका कुछ ये है। अब हमको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, जैसा कि हम पिछला चीज जो भी देखें। अब हमको रिलेशन निकालना है, रिलेशन और हमको फेज डिफरेंस निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ताकि हमको ये समझ में आए कि करंट और वोल्टेज में रिलेशन क्या है। और कुछ ऐसा हम कैपेसिटिव सर्किट एज्यूम किए हैं जिसका क्या है, चार्ज क्यू है, इस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, कैपेसिटर है, चार्ज है क्यू, करंट आई है, एसी सोर्स है, तो एसी सोर्स है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, जो कि हम पहले बता चुके हैं। अब हम देखते हैं रिलेशन। सो लेट्स फाइंड द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड voltage in purely capacitive circuit and the phase difference between current and voltage. Have a look, इसको आप एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। आइए देखते हैं रिलेशन, जैसा कि ERMS का हम पिछले देखे थे, E नॉट साइन ओमेगा टी रिलेशन आया था। करंट IRMS क्या होगा, यू नो अबाउट दिस रिजल्ट, दिस इज I नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हम देख चुके थे। अब हम रिलेशन निकालना है। अब लेट्स फाइंड द रिलेशन। सो हमें क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज हमें क्यू दिया हुआ है, Q बराबर CV। ये रिजल्ट हम बताए थे कब, जब हम कैपेसिटर डील कर रहे थे। तो कैपेसिटर का ये रिजल्ट है Q बराबर CV, मतलब कि किसी कैपेसिटर का अगर चार्ज Q है, चार्ज ऑफ कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस अगर C हो, तब उसका वोल्टेज उसका, इसको वोल्टेज बोलिए, PD बोलिए, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। ध्यान से देखिए, चार्ज उस कैपेसिटर पे Q है, उसका कैपेसिटेंस C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, अब ध्यान से देखिए, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस रिलेशन को हम देखते हैं Q बराबर CV से, तो यहाँ C तो C है, लेकिन V यहाँ भी नहीं है। कहे थे हम कि जब हम AC सोर्स से जोड़ते हैं तो AC सोर्स में हमेशा फ्लक्चुएशन होता है, और जिससे हम भी यहाँ पे कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वेरी करता है, इसलिए हम हमेशा यूज करते हैं ERMS, रूट मीन स्क्वायर। करंट भी हम वेरी करता है तो उसको भी RMS। जब भी हम AC चैप्टर पढ़ेंगे, इन AC चैप्टर you must know about this terminology, that is RMS, root mean square. Voltage and current, this is a very
विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के अनुसार ये हमेशा बदलते रहता है। सो अब हम हमेशा एक्यूरेट वोल्टेज नहीं लिखेंगे। ये क्या है, ये एक्यूरेट वोल्टेज नहीं है, ये आरएमएस वोल्टेज है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ये एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं है, ये आरएमएस वोल्टेज है। तो जब भी हम बात करेंगे तो V इस सेंस में, वहां पे जब हम कैपेसिटर पढ़ा रहे थे तब हम क्या बताते थे, वो कांस्टेंट था। लेकिन इस केस में कांस्टेंट नहीं होगा, इस केस में आरएमएस। जब हम एसी पढ़ेंगे तो ERMS लिखे, किसके जगह पे, इन द प्लेस ऑफ V वी यूज Q इक्वल टू C एंड ERMS का वैल्यू अगर हम यहां से समझ पाए तो ये है E sin ओमेगा टी। अब जैसा कि आपको रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन हमको रिलेशन Q और E में नहीं निकालना है। यहाँ Q और C के बीच में है साइन ओमेगा टी है। ओमेगा क्या है, ओमेगा है फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज होता है। नोट इट, ओमेगा होता है फ्रीक्वेंसी, T होता है टाइम, वो हम आगे डील करेंगे। याद रखिए, हम लिख देते हैं ओमेगा क्या है, ओमेगा है, इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी तो टाइम दिख ही रहा है, बाकी तो साइन दिख ही रहा है। अब ध्यान से करें, अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। बोथ साइड हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। जब हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे तो यहां से क्या आएगा, डी क्यू, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अब हमको डिफरेंशिएट तो करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सी यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस है, और यहाँ पे हम पाते हैं ई नोट साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किसके करना है, डी टी के साथ। एज यू नो दैट द डिफरेंशिएशन, ये देखिए डी क्यू बाई डी टी, इसी को हम करंट कहते हैं। करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, उसी को हम करंट बोलते हैं। करंट का जब डिफिनेशन आई थिंक 10th में पढ़े होंगे या पहले भी, जब भी, करंट क्या होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसी का नाम हम क्या देते हैं, करंट। क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है इन यूनिट सेकेंड, इन यूनिट टाइम, जितना सेकेंड जितना चार्ज पास करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो इसी को हम लिखते हैं मैथमेटिकल में डी क्यू, मतलब चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी को हम कहते हैं डी क्यू बाई डी टी, ये हो गया, इसी को कहते हैं करंट। तो ये क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ दिस दैट इज आई, यहां से ध्यान से देखिए, यहां से आप पाइएगा डी क्यू बाई डी टी को हम क्या लिखेंगे, आई, और आई कौन सा होगा, आरएमएस होगा, याद रखिएगा, यहाँ IRMS होगा, डी क्यू बाई डी टी। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट किए, यहां से आप पाए C। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। साइन का होता है कॉस ओमेगा टी, और जो टी में जो मल्टीप्लाई है वो बाहर आ जाता है इनटू ओमेगा। साइन का किया डिफ्रेंशिएशन तो कॉस, फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा। तो यहाँ से आ जाएगा IRMS इज इक्वल टू C E नोट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आ जाएगा IRMS इज इक्वल टू E नोट ओमेगा इंटू C
इंटू कॉस ओमेगा टी। इसको और थोड़ा सा बढ़ाएं तो यहाँ से आ जाता है आई आर एम एस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू सी। अब ध्यान से देखिए, जब हम इंडक्टर मतलब रेजिस्टिव सर्किट यूज करते हैं तो उसमें हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जब हम कैपेसिटिव सर्किट यूज करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम एक नया टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसको कहते हैं इम्पीडेंस। दैट इज इम्पीडेंस, इसको कहते हैं इम्पीडेंस। क्या है, इसको आप क्या कह सकते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का क्या मतलब हुआ, इम्पीडेंस जैसा कि रेजिस्टेंस होता है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन जब अब हम एसी पढ़ेंगे तब वो एक ही मतलब एक सर्किट में आपको रेजिस्टिव सर्किट भी मिलेगा, कैपेसिटिव सर्किट भी, उसी को कहते हैं एलआर सर्किट, एलआरसी सर्किट, उसमें तीनों मिलेगा। जब तीनों मिलेगा तो अब हम यूज करते हैं न्यू टर्मिनोलॉजी दैट इज इम्पीडेंस। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स डैश से, और इस केस में क्योंकि ये कैपेसिटर है तो एक्स डैश सी ये होता है। तो इम्पीडेंस जो रेजिस्टेंस होता था, अब वही टर्मिनोलॉजी को हम नया नाम देते हैं इन द चैप्टर एसी दैट इज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का वैल्यू होता है कैपेसिटर का, याद रखिए हमेशा 1/ω इंटू सी। इट्स वेरी वेरी, इसको स्टार लगा देते हैं। अब हम जो भी बात करेंगे इम्पीडेंस, यही अगर इंडक्टर होता तो एक्स डैश यहाँ पे आई लिख देते, आई फॉर इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर। तो इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस वही है जो रेजिस्टेंस होता था, अब वो यहाँ पे इम्पीडेंस का रोल करता है, और इसका वैल्यू क्या है, ओमेगा इंटू सी, 1/ω इंटू सी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओमेगा हम पहले बता चुके हैं, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। अब हम देखते हैं इसको, तो ये 1/ω को ई नोट इसको नीचे बुला लेते हैं cos ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/ω इंटू सी। ये नीचे जाएगा फिर वापस से ऊपर आ जाएगा, नीचे से ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आई आर एम एस बराबर ई नोट। अब इसको क्या पढ़ते हैं, इसको दैट इज एक्स सी कॉस ओमेगा टी। इसको हम क्या नाम दिए, 1/ω को, 1/ω को हम दिए एक्स सी। एक्स सी क्या होता है, वही रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि ओम्स लॉ में आप पढ़े थे V बराबर आई आर, तो यहां से आप ध्यान से देखिए ये क्या है, यहाँ पे V है। उस केस में वो ओम्स लॉ में जब V कांस्टेंट हुआ करता था तो ये V बाय R क्या हो जाता था, करंट। एग्जैक्टली ये V का रोल कर रहा है, ये R का रोल कर रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आई आर एम एस बराबर ई नोट। अब ई नोट बाय आर है तो यहाँ पे हो जाता है ई नोट हो जाएगा। अब ध्यान से, नोट का मतलब पीक वोल्टेज, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पीक करंट, तो आ जाएगा ये आई नोट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ये आप अब याद रखें, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इतना मेहनत करने के बाद ये रिलेशन आया, और यही रिलेशन इंपॉर्टेंट है। क्या रिलेशन है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये रिलेशन हम इतने मेहनत करने के बाद लाए हैं तो यही रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। जब हम ग्राफ बनाएंगे इससे हमको पता चलेगा कि फेज डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। तो जैसा कि हम पिछले में रेजिस्टिव सर्किट में देखे थे, उसमें क्या हुआ था, फेज डिफरेंस 0 था, लेकिन इस केस में चेंज कर जाएगा। और याद रखिएगा, इस केस में करंट जो है, करंट लीड π/2 से बदल गया। यानी कि पहला देखिए इक्वेशन ये था जब हम शुरुआत में ले गए थे, शुरुआत में इसका इक्वेशन क्या है, ई आर एम एस का।
ERMS का इक्वेशन ये था, लेकिन बाद में करंट का इक्वेशन क्या है, ध्यान से यहीं पे लिख देते हैं, ERMS ए नोट साइन ओमेगा टी। देखिए यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है। तो इस हिसाब से ध्यान से देखिए, इस केस में किसमें, सिंपल कैपेसिटिव सर्किट या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट π/2 से लीड करता है, कॉस से साइन जाने में π/2 लीड करेगा, यानी अगर एक एक्स एक्सिस पे होगा तो दूसरा वाई एक्सिस पे होगा। यानी ध्यान से देखिए, करंट जो होगा इस केस में लीड करेगा, और कितना से लीड करेगा, π/2 से। आई होप दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा कैमरा इधर दिखाएंगे और इसको हम आगे देखते हैं ग्राफिकल अप्रोच से। आई थिंक ये आप लिख लिए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। अब हम देखते हैं इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट, इसमें आप लिख सकते हैं इम्पीडेंस में इट प्लेज द रोल ऑफ resistance. It plays the role of resistance in capacitive circuit. It plays the role of resistance in capacitive circuit. It is also called impedance या reactance. It is also called reactance of capacitor. Reactance of capacitor. In purely capacitive circuit, phase constant या phase constant of current leads the voltage by π/2, leads the voltage by π/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि करंट जो है इस केस में कितना से लीड कर रहा है, π/2 से। अब हम थोड़ा सा इसका, ये तो आपको अगर दिख रहा हो तो ये लिख लीजिए, और इसके बाद हम देखते हैं ग्राफिकल अप्रोच। ये तो आपको एज ए इक्वेशन, दोनों का इक्वेशन है, एक का इक्वेशन है IRMS ये, और एक का ये। अब हम देखते हैं दोनों का ग्राफिकल, उसके बाद हम देखेंगे, मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा इंडक्टिव। देखिए लेक्चर लंबा होगा लेकिन आपको कंटेंट पूरा मिलने वाला है। सो इस बात के लिए आप एश्योर रहें कि आपको कंटेंट कोई भी नहीं छूटने वाला है। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि एक ही लेक्चर में हम सब कुछ डालना चाहते हैं, अलग अलग लेक्चर सबका नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही में हम पूरा कंटेंट हम भर देते हैं। देखते हैं अब इंडक्टिव सर्किट।
कि बोली को बनाना था, किसी और को बना लेते को। आइए देखते हैं, अब हम देखेंगे, अब इसका थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच देख लेंगे जिससे आपको क्लियर ज़्यादा हो, क्योंकि ग्राफिकल से ज़्यादा क्लियर होता है। ये तो आपको ये दिखा कि करंट जो है इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में π/2 से लीड करता है। अब हम इसको ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे। इधर टाइम है, वाई एक्सिस में हम रखेंगे ई नोट ERMS। तो क्या था फंक्शन, ये साइनोसाइडली ग्राफ बनता है, कुछ ऐसा बनेगा। और एग्जैक्टली आपका रिलेशन क्या आया था, ERMS दैट इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। और जब हम बात करते हैं IRMS की, तो IRMS क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी, सॉरी, ये कॉस ओमेगा टी आया था, हम अभी ये लाए थे। इसमें क्या आता था, कॉस ओमेगा टी। अब जैसा कि इसका इक्वेशन लिखें, ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, समझिए ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये क्या है आपका वोल्टेज है। अब अगर हम करंट को हम शो करेंगे, तो करंट को शो करते हैं, तो करंट जो है कॉस का ग्राफ बना रहा है, तो कॉस का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। कॉस जो है का ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो ग्राफ है, ये ऊपर वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ है IRMS का, और ये जो नीचे वाला ग्राफ है, ये वाला, ये आपका है ERMS। अब ध्यान से देखिए, दोनों का फेज डिफरेंस देखिए। करंट जो है, अब देखिए सिंपल सा बात है, अब इस फिगर से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि करंट जो है, करंट लीड्स बाय, आगे है, उसका डायरेक्शन आगे, लीड्स का क्या मतलब है, वो आगे चल रहा है। इसमें ये वैल्यू देखिए 0 है, तब तक ये 90 हो चुका है, यानी कि करंट जो है लीड कर रहा है। करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2। करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2 से लीड कर रहा है, ये आपको फिगर में दिख रहा है। ये क्या है, IRMS जो नीचे वाला है ये। तो करंट क्या है, करंट फ्लक्चुएट कर रहा है, ऑफ कोर्स वोल्टेज भी फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन करंट जो है इस केस में कैपेसिटिव सर्किट में लीड कर रहा है। ये हम आपको बाय ग्राफिकल अप्रोच बताए हैं। पहले हम थ्योरेटिकल बताए, अब ये ग्राफिकल अप्रोच है, जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं, आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हम फिर भी देखेंगे इंडक्टिव, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इंटायर कंसेप्ट। आइए देखते हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इंटायर वीडियो। अब हम देखते हैं एन AC circuit, an AC circuit, an AC circuit containing an inductor, an AC circuit containing an inductor।
containing an inductor. अब ध्यान से देखिए, अब इंडक्टिव सर्किट हम यूज करेंगे। अब उसमें हम देखेंगे वही एज सेम कहानी, फेज डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। एक इंडक्टिव सर्किट लगाए, इसको हम फिर एसी सोर्स से हम जोड़ लेंगे। दिस इज एसी सोर्स, इसमें कुछ करंट बहेगा, दैट इज आई करंट, RMS, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ERMS, ये हो जाएगा E0 साइन ओमेगा टी, जैसा कि पहले भी था। हमको क्या निकालना है, करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशन। सो लेट बी एन inductor, let be an inductor of inductance L, इसका इंडक्टेंस L है, RMS B the current IRMS be the current, इसमें करंट है, एंड ERMS be the वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और PD लिख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस across the inductor, inductor is connected with AC source, inductor is connected with AC source to find the अब हमको क्या निकालना है, to find the relation between electric current and वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में हमको क्या चाहिए, रिलेशन एंड फाइंड द फेज डिफरेंस, या इसको कह सकते हैं फेज कांस्टेंट भी, एंड फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस and find the phase difference between
पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब हमको ये निकालना है। जैसा कि ये जो थ्योरी है एज होप एज आप लिख लिए होंगे। अब हम इसका रिलेशन देखते हैं। आइए देखते हैं। रिलेशन निकाल के अब देखते हैं कि इसके बीच में रिलेशन क्या आएगा। ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, फेज डिफरेंस निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो ये क्या, इसको लिखिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब हम देखते हैं ERMS का वैल्यू आपको पहले से पता है। क्या पता है? E0 sin ओमेगा टी। IRMS भी पता है, लेकिन हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है, अब जैसा कि लूप लॉ हम पढ़ाए थे, लूप लॉ में हम बताए थे कि एक पूरे साइकिल में टोटल, जिसको कहते हैं रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। लूप लॉ बताए थे और किरचॉफ लॉ बताए थे। तो बाय लूप लॉ, अब लूप लॉ में हम क्या लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं -L di/dt। इसको आप पढ़िए, -L di/dt, -L di/dt। इसमें है चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आरएमएस करंट कहते हैं। आप समझिए इस बात को। L क्या है? L तो कुछ कांस्टेंट है, इंडक्टर है, इंडक्टर का इंडक्टेंस है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इंडक्टेंस है। और हमको क्या निकालना है? L, इसको पढ़ते हैं चेंज ऑफ करंट, पर change of current with respect to time, change of current with respect to time, change of current with respect to time, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये हम निकाले चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको जब भी अब हम पढ़ें, निगेटिव साइन क्या कह रहा है? निगेटिव साइन ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, करंट टाइम के फंक्शन में है। ये देखिए चेंज ऑफ, इसको पढ़ते हैं चेंज ऑफ करंट या चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको ऐसे पढ़े, चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं। L तो इंडक्टर का इंडक्टेंस है। निगेटिव साइन का मतलब ये है, ये निगेटिव साइन, निगेटिव ये बता रहा है कि सोचिए, अगर सर्किट में करंट बढ़ा तो di/dt पॉजिटिव हो जाएगा। टाइम के अनुसार अगर करंट क्या हुआ, बढ़ा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा इंडक्टर में, तो जैसा कि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बताए थे, सेल्फ इंडक्टेंस बताए थे, जब बढ़ता है तो इंडक्टर क्या करता है? लेंज लॉ जब भी होगा तो उसके अगेंस्ट लगेगा। जब बढ़ रहा है तो इंडक्टर क्या करेगा? लेंज लॉ के थ्रू क्या करता है? घटाने का कोशिश करता है, जिसकी वजह से अगर ये पॉजिटिव है तब तो ठीक है, लेकिन अगर निगेटिव है
यानी करंट घट रहा है, तो एक और नेगेटिव साइन की वजह से ये पॉजिटिव हो जाए, यानी ओवरऑल जो ये कंटेंट है पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तब तो ठीक है, di/dt टाइम का फंक्शन है, टाइम के अनुसार अगर बढ़ रहा है तो क्या करते हैं हम, अगेंस्ट करते हैं बाय लेंज लॉ। अगर बढ़ रहा है तो घटाने का काम करता है, अगर घट रहा है तो बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन ये कह रहा है अगर बढ़ रहा है इस सर्किट में करंट तो क्या करता है, ये घटाने का कोशिश करता है, और अगर घट रहा है तो ये बढ़ाने का सर्किट है। तो इसलिए नेगेटिव साइन हम एसएचएम में भी यूज करते हैं और यहाँ भी यूज करते हैं। तो इस नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पढ़ते हैं di/dt, चेंज ऑफ द करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए लूप लॉ से हम इसमें यूज करेंगे, ईएमएफ इसका कुछ है ई नॉट ई आर एम एस। अब ध्यान से गए इसका क्या हो जाएगा, -L di/dt। और नेट ईएमएफ क्या होता है, हमेशा याद रखते हैं लूप लॉ में, नेट ईएमएफ लूप जहां से शुरू हुआ, अगर हम इसका नाम देते हैं A B C D, तो अगर हम इस लूप पढ़ेंगे तो इसका होता है A B C D और वापस से क्या फिर A। तो A से शुरू होते ही A पे खत्म होता है, इसी को लूप कहते हैं। A से शुरू हो और A पे खत्म हो, इसी को हम लूप कहते हैं। और लूप का इसको कहते हैं समेशन ऑफ, ये हम पहले बता चुके हैं, समेशन ऑफ ईएमएफ का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, तो वो कुछ ऐसा होता है। अब हम देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगा, ERMS L di/dt का वैल्यू ये आया। अब हम निकालते हैं, इसमें हमको रिलेशन निकालना है। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड इंटीग्रेट। अब हम दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं तो ध्यान से देखिए, ये ERMS L di/dt इस टाइप से हम इंटीग्रेट करते हैं। और ERMS का वैल्यू क्या है, लिखा हुआ है E नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी L कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा di/dt। अब हम जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो di/dt को जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये t को इधर ले आते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है इसको ध्यान से देखिए, जो कांस्टेंट टर्म है उसके पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो E नॉट कांस्टेंट टर्म है, ये बच जाएगा साइन ओमेगा टी, और dt इसका इधर ले आते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में dt आ जाएगा इंटू dt। L कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब di, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यूज करते हैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा, उसी को इधर ट्रांसफर किए। E नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ध्यान से देखिए, साइन ओमेगा टी dt L di। अब इसका जब भी हम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा L I का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से करंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, अपर लिमिट 0 से I। यहाँ से अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो जैसा कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, कॉस ओमेगा टी, और जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में, यहाँ से ये आ गया LI। तो यहाँ से ये आ गया। अब हम देखते हैं करंट और इसके, ये तो कांस्टेंट टर्म है बाय ओमेगा, अब इसको हम इधर भेज देते हैं। इस केस में इम्पीडेंस याद रखिएगा, इस केस में इंडक्टर में उसको कहते हैं I, इसको कहते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर का इसको कहते हैं इम्पीडेंस।
वैल्यू देखिए रिलेशन तो आ ही गया है, यहाँ से ध्यान से उसमें लीड कर रहा था, इसमें क्या करेगा, लैग करेगा। इसमें ध्यान से देखिए, एक में लीड करेगा, दूसरा में लैग करेगा, और यहाँ से वैल्यू आपका दिख रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा और देखने का कोशिश करेंगे। इम्पीडेंस ऑफ दिस इंडक्टर, उसमें IC लिखते थे, इसमें I से इंडक्टर, C से वहाँ कैपेसिटर होता था। यहाँ से हम लिखेंगे अब हम यूज करेंगे इसको IC, यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा I से यहाँ से हम देखते हैं इंडक्टर, इसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर। और दूसरा हम देखते हैं ICX I का जो वैल्यू होता है, ये 1/ω से उस समय होता था, इसमें होता है ω/L। ये हमेशा याद रखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस केस में 1/ω/C होता था, इस केस में क्या होगा, ω/L। यहाँ ओमेगा क्या है, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, L है क्या है, इंडक्टर, L इंडक्टर है, मतलब इंडक्टर का इंडक्टेंस है, इसको इंडक्टर नहीं इंडक्टेंस। अब यहाँ से ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे हम एक्सटेंड करें तो क्या होगा, ओमेगा पहले से, L इधर अगर आया तो 1 × ω/L, L इधर ले आते हैं तो इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -ω0 cos ω/t इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ω/L, और यहाँ से आ जाएगा I, और 1/ω/L को क्या लिख सकते हैं, इम्पीडेंस, उसको हम लिखते हैं, तो इस केस में इम्पीडेंस होता है या रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस बोलिए या रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपका रिलेशन आ गया क्या, ω/L को हम लिख देंगे -ω0, ω/L को XI से डिनोट करते हैं, और यहाँ से आपका आ गया I, और यहाँ cos ω/t, यहाँ से करंट का वैल्यू आ गया। और V बराबर IR, जैसा कि हम पहले बताएं, V बराबर IR से यहाँ से हम इसको ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा E/R। ध्यान से देखिए, V/R क्या हो जाता है, हमेशा I, तो यहाँ से I0 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया क्या, I इज इक्वल टू, इसको हम I0 लिखेंगे, I0, और यहाँ cos ω/t आ गया। ये रिजल्ट अब आ गया। अब ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I0 शुरुआत किससे किए थे, ERMS का वैल्यू आपका आया I0 cos ω/t। अब इस केस में आपको दिख रहा है कि I0 का जो वैल्यू है वो पीक करंट है, और इस केस में लिखिए इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, current leads voltage by करंट लीड ने, इस बार लैग कर रहा है, नेगेटिव साइन है ना, इस बार फिर हम ग्राफिकल अप्रोच से ध्यान से देखेंगे। इस बार उस समय लीड कर रहा था, इस समय लैग करेगा, करंट लैग्स
लैक्स मतलब पीछे, करंट लीड्स लैक्स द वोल्टेज बाय पाई बाई 2, इसको 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं ग्राफिकल। लेक्चर थोड़ा लंबा है पर हम सोच रहे हैं कि एक ही लेक्चर में सारा कंटेंट आ जाए। सो आई होप दिस इज द, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लेक्चर आज ही का है, लेकिन इसमें हम सारा एसी का कंटेंट, कंसेप्चुअल कंटेंट हम डाल दिए हैं। ध्यान से देखिए, इस केस में क्या आया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसा कि हमको ई नोट का ग्राफ पहले से पता था, अब हम इसका ग्राफ से देखते हैं तो ग्राफ से फीलिंग अच्छा आएगा। ERMS का वैल्यू आया क्या, ई नोट साइन ओमेगा टी, ये आया। और यहाँ से करंट का वैल्यू क्या है, और यहाँ से देखिए अब हम दोनों को इसका ग्राफिकल अप्रोच हम यूज करेंगे। एक बार लिख लीजिए, इम्पीडेंस है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, वो हम पहले भी बता चुके हैं। इस केस में रेजिस्टेंस का रोल क्या करता है, एक्सआई को क्या लिखते हैं, ओमेगा एल। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी इंडक्टर। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम इसका हम क्या लिखेंगे, इस केस में लीड ने लैग कर रहा है, सो करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाई 2। तो ये आपका कुछ ऐसा है। अब हम इसका ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आप देखिए, इतना मेहनत करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आया, यही दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डाल के। ये हो गया टाइम, ये हो जाएगा। इसका अगर फंक्शन बनाए इसको, ये आपको साइनोसाइडली बनता है। अब ध्यान से देखिए, ई क्या है, इसको बोलते हैं ERMS। ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना, और जैसे ग्राफ हम बनाएंगे इसका, तो ध्यान से देखिए ये निगेटिव में जा रहा है। निगेटिव में जब भी जाएगा तो ध्यान से देखिए ये इधर बनेगा, नीचे बन जाएगा, निगेटिव में बनेगा, वो भी कॉस। ध्यान से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जब भी निगेटिव साइन आ रहा है तो कॉस निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, कॉस निगेटिव आपको या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर इधर इंडक्टिव है और इधर लीड कर रहा है, तो ध्यान से देखिए ये अगर रेजिस्टिव सर्किट है, ये इंडक्टिव है, वो हम आगे देखेंगे। तो इस केस में क्या कर रहा है, लीड नहीं कर रहा है, लैग कर रहा है। और लैग कितना से कर रहा है, पाई बाई 2 से। और जब इसका हम ग्राफ का वैल्यू बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव जब आ रहा है तो निगेटिव इसी क्वाड्रेंट में अगर हम निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव जब भी होगा तो समझिए कि एक्स एक्सिस के नीचे ही होगा। एक्स एक्सिस के नीचे जब होगा और कॉस होगा, तो ध्यान से देखिए इसका अगर हम ग्राफ देखते हैं, इसका हम ग्राफ देख रहे थे। ग्राफ बनाना इससे थोड़ा सा आसान होगा, इसको हम थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं और इजी इस इक्वेशन को कर लेते हैं, ग्राफ बनाना आसान हो सकता है। आप ध्यान से देखिए जो हमारा नया रिजल्ट आया, नया रिजल्ट क्या है, IRMS क्या आ गया, IRMS आया माइनस आई नोट कॉस ओमेगा टी। अब इसी को हम ऐसा कर लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन, ऐसे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ध्यान से देखिए क्या लिखे, IRMS को। अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में। ध्यान से देखिए साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और अगर यहाँ से हम ये देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। और एक निगेटिव साइन कुछ ऐसा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। अब ध्यान से देखिए ये ERMS जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है। अब ध्यान से देखिए इससे कितना बढ़ रहा है, इससे पाई बाई 2 बढ़ रहा है। अब देखिए ये इस बार बढ़ नहीं रहा है, इस बार घट रहा है क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन लगा हो, और ये इस बार बढ़ रहा है। तो ये इस केस में लिखेंगे इन प्योरली
प्योरली inductive circuit, in purely inductive circuit, current lags voltage by पाई बाई टू। देखिए यहां से दिख रहा है पाई बाई टू, इसको ये है, इससे पाई बाई टू लैग्स द वोल्टेज पाई बाई टू। इस केस में वोल्टेज क्या है, पाई बाई टू लैग करता है। आई होप ये लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ, हो सकता है इस लेक्चर को 2-3 पार्ट में हम डिवाइड कर दें, स्प्लिट करके। सारा कंटेंट है, बाकी बचा हुआ कंटेंट अगले लेक्चर में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।